नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अनलॉक 1 का आज पहला दिन है। जी हां, 4 फेज के लॉकडाउन के बाद देश में आज अनलॉक 1 का पहला दिन रहा। लेकिन आज के ही दिन के साथ कई बड़े बड़े बदलाव के ऐलान सरकारों ने की है, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार ने किया। अभी तक हरियाणा, यूपी ये अपने बॉर्डर सील किया करते थे, ये कहकर कि दिल्ली के मामले हमारे राज्यों में आ जा रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा और यूपी से हमारे बॉर्डर सील हो जाएंगे, यानी हरियाणा और यूपी के लोगों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ज्यादातर लोग इलाज के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में दिल्ली वालों के लिए दिक्कत आएगी। अभी हालांकि फैसला 1 सप्ताह के लिए ही है। आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से इस पर उनकी राय मांगी है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर। दिल्ली से सटी सारी सीमाओं पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग परेशान हैं और हैरान भी। अभी तक यूपी ने अपनी सीमाएं सील कर रखी थी, यानी दिल्ली वालों को यूपी में एंट्री नहीं थी। अब यूपी वाले भी दिल्ली नहीं आ सकेंगे। अभी तक हरियाणा ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी थी, यानी दिल्ली वालों को हरियाणा में एंट्री नहीं थी। अब हरियाणा ने अपनी सीमाएं खोल दी, लेकिन दिल्ली ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। इसलिए मैंने तो ये कहा था कि अगर केंद्र खोलेगा तो हम भी खोल देंगे। मैंने बाबुलंद बार बार ये बात कही थी कि अगर केंद्र खोलेगा तो हम भी खोल देंगे। पहले केंद्र ने इजाज़त नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने बंद किए हुए थे। अनलॉक 1 में मामला दिलचस्प हो चला है। अभी तक दिल्ली ने अपने सारे बॉर्डर खोल रखे थे, लेकिन जब सब कुछ खुलने की बारी है तो दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर जब लॉकडाउन हटाया जा रहा है तब ऐसे फैसले की नौबत क्यों आई? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब सुन लीजिए। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। आप दिल्ली के लोगों का ही इलाज कहां कर रहे हो ये बताओ, और अपनी असफलता छुपाने के लिए एक नया शिगुफा मत लाओ। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, तो अब बाहर वालों को इलाज से रोकने की बातों का क्या मतलब? दिल्ली देश की राजधानी है और सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं और सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भी दिल्ली के अंदर है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दिल्ली वाला है तो दिल्ली में ही उसका इलाज हो सकता है। दिल्ली के अंदर कोई भी आए वो इलाज उसका होना चाहिए। दिल्ली के बेड हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स दिल्ली वालों के लिए ही पहले होने चाहिए। बाकी करना सबका चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी इनको दिल्ली वालों को देनी चाहिए। इलाज का हकदार तो हर एक आदमी है, हर एक नागरिक है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। हर एक इंसान जो है इलाज का हकदार है और सबका इलाज होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि दिल्ली वालों का होना चाहिए या जिसके पास आधार कार्ड है उसका होना चाहिए। इलाज का हकदार तो हर एक आदमी, आम आदमी है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ हरियाणा और यूपी से ही लोग इलाज के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं? संकट के दौर में सियासत की ये सूरत समझ से पूरी तरह बाहर है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक और नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह भी होंगे जो कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन राघव चड्ढा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मतलब अब तो देश में विमान भी उड़ान भर रहे हैं, कहीं से कोई भी आ सकता है। ये इलाज के लिए जो आप कह रहे हैं अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं इसलिए सीमाओं को सील किया जा रहा है, ये आपको नहीं लगता है हजम करना बहुत मुश्किल है? दिल्ली देश की राजधानी है, सर्वोच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। ऐसे में क्या अपने ही देश के अंदर कोई सोचेगा कि ये राज्य किसी और का है, ये राज्य किसी, मतलब बीमार में भी क्या हम फर्क करेंगे? राघव चड्ढा जी।
देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो एक ही सरल उसका लक्ष्य राज्यों को सौंपा गया था, हाँ। वो ये था कि हर राज्य अपने राज्य में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था 60-65 दिन में जो लॉकडाउन का समय था उसमें बना ले, तैयार कर ले, पर्याप्त मात्रा में क्रिटिकल केयर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन तमाम हाँ। व्यवस्था बना ले, ताकि उस राज्य की स्थिति अगर बद से बदतर भी जाए, केसेस बढ़े भी, तो अपने राज्य के लोगों को वहां के राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनको केटर कर पाए, उनको इलाज दे पाए। दिल्ली ने वो कर दिखाया है, मुझे विश्वास है अन्य राज्यों ने भी किया होगा, लेकिन दिल्ली ने वो कर दिखाया। आज दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन के बेड तैयार हैं और स्थिति अगर नियंत्रण के बाहर भी जाती है तो भी हम चीजों को संभाल सकते हैं और लोगों को अच्छा इलाज दे सकते हैं। एक विषय। दूसरा विषय, आज एक बड़ी समस्या, चुनौती हमारे सामने खड़ी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र है, लोगों के बीच गए हैं, जनता का शासन है, तो जनता के बीच जाकर सुझाव मांग रहे हैं कि हम इस पहेली से कैसे जूझे, हम इस चुनौती से कैसे जूझे, क्योंकि आज यदि बॉर्डर खोल देते हैं तो अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं जो दिल्ली वालों के लिए हैं वो कहीं ना कहीं कम ना पड़ जाए। इसका मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए दिल्ली में आग लग जाए और मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी आग लग जाए, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड जो है वो पहले जाकर दिल्ली की आग बुझाएगी, जब आग बुझ जाएगी तो फिर वो उत्तर प्रदेश जाकर आग बुझाएगी। दिल्ली के अंदर ज्यादा केसेस हैं, ये आप भी जानती हैं, सबसे ज्यादा केसेस जैसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तीसरे नंबर का राज्य दिल्ली बना हुआ है। हर अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलर दिल्ली आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो बीमारी भी साथ में आ रही थी आज से पहले तक। उसके बाद आपने देखा जो मरकज हुआ, मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, तो दिल्ली ने तो डबल मार झेली है। और मैं बता दूं, एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इससे पहले कोई आरोप लगाए कि दिल्ली वाले का मतलब क्या है। दिल्ली वालों के लिए अगर स्वास्थ्य सेवा है तो दिल्ली वाले मतलब वो लोग जो अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे। दिल्ली का कोई मूल राज्य, कोई मूल निवासी तो है नहीं। आप भी बाहर से आई, मैं भी बाहर से आया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग आकर दिल्ली में बसे, आज वो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली वालों के लिए, यानी कि दिल्ली के निवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई, और ये कोई परमानेंट योजना नहीं है। अभी तो वैसे ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बॉर्डर बंद करे हुए हैं, दोनों राज्यों ने अपने बॉर्डर खोले ही नहीं है। तो ये जो विवाद हो रहा है, मैं इस विवाद का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। और अंत में बस इतना कहूंगा, भेदभाव की जो बात है, भेदभाव यदि किसी के साथ हो रहा है तो आर्थिक भेदभाव दिल्ली वालों के साथ केंद्र सरकार कर रही है। राहत कोष के हजारों करोड़ रुपए इस देश के 29 राज्यों को दिए गए, एक राज्य को नहीं दिया गया, उस राज्य का नाम है दिल्ली। एक फूटी कौड़ी केंद्र से, चाहे शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस हो या जीएसटी का हो, दिल्ली सरकार को नहीं मिली, अन्य सरकारों को मिल गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। और केजरीवाल जी ने जो स्वास्थ्य राघव जी जवाब लेते हैं, गौरव भाटिया जी इतनी दुरुस्त ठीक है, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, इसलिए पहला सवाल मैंने इनसे पूछा। ठीक है मिस्टर चड्डा, एक सेकेंड, ठीक है, इसी का जवाब ले रहे हैं। अब जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। 3 सवाल हैं आपसे। एक तो आपके मुख्यमंत्री अगर सीमा सील करे तब उसका अर्थ सही समझ में आता है, और ये अगर कहे कि हम सील करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। दूसरा, वो कह रहे कि भेदभाव हम नहीं कर रहे, भेदभाव केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ कर रही है। और तीसरा सवाल, दिल्ली में परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं, ऐसे संकेत आप भी देख रहे होंगे, हर दिल्ली वाला देख रहा है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री अगर ये सोचे कि प्राथमिकता यहां के लोगों को इलाज में मिले तो इसमें क्या गलत है? तीनों सवालों पर आपका जवाब गौरव जी। बिल्कुल मैं दूंगा अंजना जी। सबसे पहले तो देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को जब सुना तो ऐसा लगा कि उनके लिए, वो कहते हैं कि दिल्ली वाले मेरे दिल में, और बिहार से कोई आए तो वो भारी, उत्तर प्रदेश से वो आए तो भारी। और अंजना जी देखिए, प्रवक्ता है राघव जी, उन्होंने कहा आग लगी हुई है, दिल्ली में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड पहले दिल्ली की आग बुझाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा अंजना जी, ये एक देश है। नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया की बात करी थी, अगर कहीं भी आग लगी हो तो पहले सुनिश्चित करिए कि जो फायर ब्रिगेड है वो निठल्ली खड़ी रहे, कोई काम ना करे, इससे पहले दूसरी आग बुझा दे, वो बेहतर है। जो बात आपने कही, आपने पहला सवाल मुझसे किया कि सीमा सील का, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब तक लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में सीमाएं सील थी, लेकिन अनलॉकडाउन अब जब शुरुआत हुई तो दिल्ली में इस तरह की बात करना कि हम सुझाव ले रहे हैं कि यहाँ के जो अस्पताल हैं ये केवल दिल्ली वालों के पहले जो है चिकित्सा सेवा दे या बाकियों को दे, मैं समझता हूँ ये अपने आप से दर्शाता है कि उनकी सोच आज संक्रमित हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पे केंद्र के अस्पताल भी है मेरा जी,
हजारों करोड़ रुपए का बजट जाता है उनको। क्या बाकी जो हमारे नागरिक है उनका हक नहीं है कि कोई ऐसा केस है जो दिल्ली में ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है वहां पे चिकित्सा हो सके? ये दूसरा भेदभाव। तीसरा, ये सही नहीं है जब हम कहती है कि सीमाएं जब आपने बंद करी, मैं आज भी कहता हूँ लॉकडाउन के समय सीमा बंद करी कि नियंत्रित रहे। अब जो है क्या ट्रेन से, क्या फ्लाइट से बाकी उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में दिल्ली के लोग नहीं जाएंगे। और देखिए बड़ी बात क्या है, केंद्र सरकार ने इन्होंने कहा भेदभाव किया। बाकी प्रदेश कह सकते हैं कि दिल्ली के साथ भेदभाव क्यों किया, इतना रुपया क्यों दिया। 770 करोड़ रुपए का अनाज जो श्रमिक मजदूरों के लिए था वो दिया गया, वो बटा नहीं। 836 करोड़ रुपए के गैस सिलेंडर दिए गए, ये भी तो एक मदद है। 690 करोड़ जनधन अकाउंट में रुपया दिया केंद्र सरकार ने, ये भी एक मदद है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज हो जाए, जब उसको पता ना हो कि निर्णय क्या लेना हो, 6 दिन सुझाव मांग रहे हैं। जिन लोगों की जानें चली जाएंगी, क्या वो जान लौटा पाएंगे अंदर? सुझाव आते रहेंगे। अरे जो श्रमिक मजदूर आज काम पे आना चाहते हैं, आपने तो बॉर्डर सील करके उनका रोजगार ले लिया। इससे पहले भी गाजियाबाद मैं जवाब दे दूं, दिल्ली की बसें गई और उन श्रमिक मजदूरों को वहां उतार दिया गया बिना चिंता किए। वो खाएंगे कैसे, उनके परिवार का क्या होगा, उनकी जान का क्या होगा? यही दुखद है। इस वक्त मीडिया की बात करिए, इस वक्त प्रदेश की बात मत करिए। देखिए मैं 3-4 बिंदुओं में जवाब दे राघव जी, अब तक हमने कई राज्यों को देखा। एक सेकंड, नहीं आप जब जवाब दीजिएगा पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। राघव पहले मेरा सवाल सुनिए। मतलब अब तक रोजगार पर राज्य ऐसी बातें करते थे कि रोजगार में हम प्राथमिकता इसको देंगे उसको देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अस्पताल में इलाज के लिए इस तरह का सुझाव भी बेहद असंवेदनशील है। आप सोचिए कि आप कैसे समझाएंगे सबको कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों लालची बन जाओ, तुम अपने इलाज की चिंता करो, कोई दूसरा व्यक्ति अगर इलाज के लिए जिसको ज्यादा भी जरूरत हो तो नहीं, उसको नहीं दे सकते क्योंकि हमें तो दिल्ली वालों का, मतलब आप इलाज करेंगे पेपर देख के कि कौन दिल्ली का है। मुझे लगता है इससे असंवेदनशील बात नहीं हो सकती है राघव चड्ढा जी। इसको जस्टिफाई करना, इस तरह के सुझाव को भी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कहा कि हम दिल्ली वालों को यूपी में नहीं आने देंगे क्योंकि दिल्ली वाले संक्रमित है, ज्यादा संक्रमित लोग हैं और उत्तर प्रदेश में आकर कोरोना फैला देंगे। हरियाणा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये क्यों कहा? क्योंकि उनको अपने लोगों की चिंता है। हरियाणा के सीएम ने तो गांव-गांव में जेसीबी मशीन लगवाकर सड़कें खुदवा दी ताकि कोई हरियाणा के गांव से निकलकर बाहर ना जा सके, दिल्ली ना जा सके। उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। आज दिल्ली में यदि बॉर्डर सील कर 1 हफ्ता लेकर सोच विचार किया जाता है, जनता से राय मशवरा किया जाता है कि क्या करें, क्योंकि हमने जो व्यवस्था बनाई है वो एक सीमित दिल्ली वालों की आबादी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई है, तो क्या हम उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं? यदि वो करें तो ये मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भेदभाव कर रहे हैं। अब ये देखिए बीजेपी क्या कह रही है कि कोई यूपी से आना चाहता है, बिहार से। अरे दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली में सब रहते हैं, लेकिन जो दिल्ली का निवासी है उस दिल्ली के निवासी के लिए आज दिल्ली के ही बीजेपी छोड़िए ना सोच रहे हैं तो राघव जी, आपको परेशानी होती है। राघव जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपने बढ़िया सवाल किया अंजना जी। राघव जी, ये जो फायर बीजेपी को छोड़िए ना, आप बीजेपी को छोड़िए, आप बीजेपी के जवाब को छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि शपथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और फिर ये बताएं कि नहीं हम इलाज में भेदभाव, इसकी एक सेकंड को ठहर के आप समझिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप राघव चड्ढा? आप ये कह रहे हैं कि इलाज में भेदभाव हो, कोरोना संक्रमण रुके, अपने अपने लोग अपने अपने राज्यों में रुके, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन इलाज में भेदभाव बड़ा गंभीर लगता है। क्या आप ये कह रही हैं कि हरियाणा की सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया? क्या आप ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 65 दिन में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं करी, कि उन राज्यों के तमाम लोग केवल दिल्ली ही आएंगे
क्या आप ये करें? मुझे लगता नहीं कि गौरव जी इस बात से सहमत होंगे। वो यही बोलेंगे कि उन्होंने पूरी व्यवस्था बना ली है, और अगर बना ली है तो फिर चिंता किस बात की? और ये जो बारी बारी एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई एम्स यहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल यहाँ पर है, केंद्र सरकार न जाने कितना करोड़ों रुपए लुटाती है, तो ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कल कि केंद्र सरकार दिल्ली में बैठे केंद्र के मंत्री को और केंद्र के अधिकारी को जो पैसा दे रही है वेतन के तौर पर, वो भी दिल्ली सरकार को राहत दे रही है, वो भी हमारे बजट में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भेदभाव कर रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है। मैं फैक्ट्स के आधार पे आपको बता रहा हूं, 17,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देश के 29 राज्यों को दिया, एक राज्य को नहीं दिया, वो अभागा राज्य है दिल्ली, क्योंकि बीजेपी नफरत करती है दिल्ली से। और यदि आज अरविंद केजरीवाल जी ने व्यवस्था बनाई, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि अपने राज्य के लोगों के हित के बारे में सोचते हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो उसमें इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के बॉर्डर सील कर दें तो योगी जी की वाह होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जेसीबी खुदवा दें और गांव-गांव की सड़कें खुदवा दें तो उनकी वाह होती है कि अपने राज्य के लोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को मिर्ची लगती है। और मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, क्या आज गौरव जी जवाब दीजिए, दिल्ली में है कि नहीं है? क्या दिल्ली के मामले यूपी और ये मेरा बॉर्डर, ये तेरा बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर सील, इसकी शुरुआत किसने की? गौरव भाटिया जी, इसकी शुरुआत किसने की? ये मेरा बॉर्डर, मेरे राज्य के लोग इधर रहेंगे, दिल्ली वाले नहीं आ सकते हैं, ये शुरुआत तो की ना आपके दोनों ही राज्यों ने, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने। चलिए देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इस तरह की अमानवीय सोच रही ना तो जिस सीट पे बैठते हैं ना वो सीट बचेगी ना, उसका हत्था बचेगा ना पाया बचेगा। और राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो देश के लोग आज तक वो सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की सोच किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है कि जो कहे कि इलाज कराने दिल्ली मत आओ। और देखिए विरोधाभास क्या है, आपको मैं उत्तर बिल्कुल स्पष्ट देता हूँ अंजना जी। लॉकडाउन के दौरान क्या निर्णय लिए गए, केंद्र का जो गाइडलाइन थी उसके तहत लिए गए। अनलॉकडाउन खुलने की व्यवस्था, जिससे कि रोजगार मिले मजदूरों को, जिससे कि उनका घर चल सके, उस वक्त ऐसा निर्णय लेना, वो भी बिना बात किए दूसरे मुख्यमंत्रियों से, दिखाता है कि एक मानव कैसे बनता है। दूसरी बात, योगी आदित्य, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, इनके बीच में मैं नहीं पूरा कर ले वो आ रही। धन्यवाद। दूसरी बात, देखिए जिम्मेदारी का परिचय किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने। आप मानेंगी कि जो श्रमिक मजदूर महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, 17 लाख श्रमिक मजदूर ट्रेन से और 6 से 7 लाख बसेस से उत्तर प्रदेश लौटे, संक्रमित भी है, लेकिन उनको वापस लाया गया। क्या हम भी ऐसे सोचते कि महाराष्ट्र में है तो वहीं रहे, कोई बात नहीं, बीमार है हमारे प्रदेश से पहुंचना पड़े? नहीं, ये सोच नरेंद्र मोदी की और हमारी नहीं है। इस वक्त भारतीय नागरिक है, उसकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, आप बताइए, कह रहे 5,000 करोड़ का बजट जो है, हमें 5,000 करोड़ जवाब दे दूं मौका मिले तो। दिसंबर का एक ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, 6 साल उनकी सरकार रही अंजना जी, कहते थे कि रेवेन्यू सरप्लस हो गया हमारा, लेकिन फिर इमाम जो है उनकी तनख्वाह 10,000 से बढ़ा के 18,000 करोड़। मौका मुझे देंगे तो उसके अलावा आप बताइए विज्ञापन में कितना रुपए, मैं जनता का, अरे विज्ञापन में चले गए, मौके से भटक रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूं मुद्दे पे उनको, मुद्दे पे ले। राघव जी, ये बीजेपी का आरोप है कि आप कह रहे हैं सरकार दिवालिया हो रही है, टैक्स वसूली में पैसे घटे हैं। इनका कहना है विज्ञापन पे आप इतना खर्च कर देते हैं। राघव जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो गौरव जी ने एक बात कही कि बॉर्डर बंद करने से पहले चर्चा कर लेते पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर राज्य से चर्चा करी बॉर्डर बंद करने से पहले, जैसे एमएल खट्टर ने हर राज्य से बात करी माननीय मुख्यमंत्री को, तो दिन में 4-4 बार फोन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनको शांत करा दीजिए। अंजना जी, इनको शांत करा दे, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, बारी बारी मैं रुक जाता हूँ, गौरव जी, मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ।
गौरव जी, राघव जी पूरा कर ले फिर जवाब दीजिएगा। मैं लूंगी सर आपसे जवाब, बारी-बारी से। राघव जी सभ्यता से बहस करते हैं जी। मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो न जाने दिन में 8-8 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को फोन किए बॉर्डर बंद करने से पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दफ्तर के बाहर ही आकर खड़े हो गए कि जब तक मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करेंगे, विश्वास में नहीं लेंगे मुख्यमंत्री जी को, हम गुड़गांव का बॉर्डर नहीं बंद करेंगे। तो इस प्रकार की बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। स्पष्ट बात यह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और दिल्ली के लोगों का से मेरा मतलब है जो अन्य राज्यों से लोग आकर दिल्ली में बसे, तो इनको न जाने क्यों इतना बुरा लग रहा है। आज इन्होंने खर्चे की बात करी, मैं आपको 3 बिंदु में जवाब दे देता हूं और इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। आपने खर्चे की बात करी ना, मैं एडवर्टाइजमेंट पे ही आ रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट पे आ रहा हूं, सुन लीजिए। हमारी सरकार का बजट अंजना जी 28,000 करोड़ था जब आज से 5 साल पहले हम सरकार में आए थे। मैं माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी का सलाहकार होता था उस समय। 5 साल के अंदर हम सब ने मिलकर, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में उस बजट को 28,000 करोड़ से 54,000 करोड़ कर दिया, 2 गुना ज्यादा कर दिया। इतना बढ़िया काम करके दिखाया। लेकिन आज सरकार की आमदनी समाप्त हो गई है। सालाना महीने के 5,000 करोड़ रुपए हमें खर्च करने के लिए चाहिए होते हैं, 3500 करोड़ रुपए केवल वेतन देना होता है, लेकिन 500 करोड़ रुपए भी नहीं आ रहे सरकार के पास। आज सरकार को डॉक्टर के पैसे, नर्स की सैलरी, पैरामेडिक्स की सैलरी, वेंटिलेटर खरीदने के पैसे, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी के लिए केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। और केंद्र सरकार ने क्या करा, जीएसटी का पैसा जो सरकारों का संवैधानिक अधिकार है, दिसंबर से लेकर आज तक का जीएसटी का 1 पैसा नहीं दिया। अगर गौरव जी मेरी बात का खंडन कर दें, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो दिल्ली वाले इनकम टैक्स देते हैं, उसकी एक फूटी कौड़ी 2 लाख करोड़ में से दिल्ली वालों को नहीं दी। 17,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया, लेकिन दिल्ली को 1 पैसा नहीं दिया। तो जब दिल्ली के साथ भेदभाव होगा, हम अपनी आवाज भी ऊंची ना करें, हम एक चिट्ठी भी ना लिखें, हम केंद्र सरकार के सामने जाके दरख्वास्त भी ना करेंगे, तो ठीक नहीं है। भेदभाव हो रहा है, ठीक है, यही पूछ रहे हैं वो राघव जी, यही पूछ रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है तो विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, यही आरोप है उनका। इस पर ये बड़ा बढ़िया सवाल है। विज्ञापन पे सुन लीजिए, विज्ञापन पे सुन लीजिए। ये एक पहली चीज तो ये है, जितना केंद्र में बैठी मोदी सरकार विज्ञापन देती है, उसका 1,000वां हिस्सा भी दिल्ली सरकार नहीं देती है। मैं चुनौती देता हूं, आंकड़े कंपेयर कर लीजिए। और दूसरी चीज, ये एक ऐसी महामारी है अंजना जी जिसमें जनता को जागरूक रखना है। जब तक आप जनता को बताएंगे नहीं कि क्वारंटीन सेंटर क्या है, कोविड केयर सेंटर क्या है, सैनिटाइजर से कैसे हाथ धोना है, मास्क कौन कौन सा पहनना है, कौन सी हेल्पलाइन पे फोन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, रोज स्थिति इतनी बदल रही है, रोज नए कानून आ रहे हैं, आप जनता को जागरूक नहीं रखेंगे, क्या आप एडवर्टीजमेंट और इश्तिहार के माध्यम से जनता को अंधेरे में रखना चाहती है कि बीजेपी? तो ये मुझे लगता है एकदम झूठी बेबुनियाद बातें हैं। आप कह रहे हैं कि जागरूकता फैलाने वाले विज्ञापन है, ठीक है। और एक मेरा मैं लौट रही हूँ आपके पास, 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब। पूछ लीजिए सवाल। यूपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार विज्ञापन देती है, उत्तर प्रदेश में छपता है, अच्छी बात है, जागरूकता करें, लेकिन वो दिल्ली में भी छपता है। दिल्ली में क्यों विज्ञापन दे रही है? आज आप दिल्ली में चक्कर लगाइए, योगी जी के जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, तो वो फिजूल खर्ची है। अपने राज्य की जनता को यदि आप जागरूक करें, वो फिजूल खर्ची नहीं है। और मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं, मैंने जैसा कहा, 1,000वां हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है, आ रही हूँ राघव जी, आ रही हूँ। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के जुड़ रहे हैं, और अनिल विज जी हमारे साथ मंत्री हरियाणा सरकार के जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों राज्य प्रभावित होंगे इस सीलिंग से, अगर दिल्ली की सीमाएं ये सील हो रही हैं तो, इसीलिए हमने दोनों ही राज्यों के मंत्रियों को आमंत्रित किया है हल्ला बोल में। सबसे पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, कि आपने भी तो सीमाएं सील की थी, कहा कि कोरोना मरीज दिल्ली से हमारे राज्य में आ जा रहे हैं, हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है, हम सीमाएं सील कर लेंगे। तो आज जब वो दिल्ली वालों की चिंता करने के लिए सीमाएं सील कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सिद्धार्थ नाथ सिंह जी? देखिए, ये कोई वो तो गेम तो है नहीं कि सील कर दो, अनसील कर दो। उसका कारण था, दिल्ली वाले भी ये कारण बता देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कारण ये था कि आज भी हम लोगों के यहाँ नोएडा के अंदर, विशेष रूप से जहां आप भी बैठे हैं अंजना जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, 43% वो दिल्ली से कनेक्शंस हैं। इसलिए हमें सील करना पड़ा, हमने उस तरफ किया। अब ये रिवर्स में दिल्ली वाले बता दें हमें कि ये कारण था जिसके कारण उनको करना पड़ रहा था, तो मैं मान सकता हूं।
मगर कारण होना चाहिए, एक लॉजिकल कोई चीजें निर्णय पे लाने के पहले या उसका निर्णय लेने के पहले सबको सोचना चाहिए। इसीलिए वो कंटेनमेंट रेड जोन्स बनाए गए, क्योंकि कहां से प्रभावित हो रहा है। कारण ये था, हमें कोई शौक थोड़ी है, हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो मंत्री हूँ एमएसएमई का, मैं इंडस्ट्रीज का देखता हूँ, मुझे तो बड़ी कठिनाई हुई है, क्योंकि काफी लोग वहां से आना भी चाहते थे, मगर मैं उनको कुछ परमिशंस नहीं दे पा रहा था, विशेष रूप से क्योंकि ये कारण था कि हम लोगों को रोकना पड़ा था। दिल्ली से बहुत बड़ा फ्लो, और मैंने आपको आंकड़े दिए 43% का, वो दिल्ली से ही हम लोग को प्रभावित कर रहा था। सिद्धार्थ जी, अनिल जी के पास जाने से पहले एक और सवाल है आपसे। उनका ये कहना है कि अस्पतालों में यहाँ पर हमने दिल्ली वालों के लिए तैयारी की हुई है। कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा अगर देश में इस वक्त है तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली राज्य हो गया है। उनका कहना है कि अस्पतालों में अगर हम बेड्स प्राथमिकता से दिल्ली वालों के लिए नहीं रखेंगे, आसपास के राज्यों से इलाज के लिए सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है। ये उनकी दलील है इसके पीछे। सिद्धार्थ जी, देखिए, ये उचित नहीं है। ये इस तरह का कोई निर्णय राज्य सरकारें लेंगी तो ये सही नहीं है। देश सबका है, दिल्ली भी सबकी है, उसी प्रकार से मुंबई भी है, लखनऊ भी है, सभी का है। तो इस प्रकार का निर्णय सही नहीं है, मेरा ये मानना है। मगर दिल्ली के सरकार को व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए थी, ये उस पर इन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से क्योंकि ये मैं आज भी मानता हूं कि ये दिल्ली में कोविड है, लखनऊ यूपी नहीं है, हरियाणा है, इस तरह हम बांट के चलेंगे तो लड़ाई हमारी वीक हो जाएगी। तो ये सही नहीं है। मगर हर राज्य को अपना अच्छी तरह से काम करना चाहिए, सब कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कमियां हैं, उस कमियों को दूर करें। दिल्ली को कमियां अपनी ढूंढनी चाहिए, उस पर सुधार करना चाहिए, चाहे वो बेड्स एक्स्ट्रा क्रिएट करने हैं। आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से सब लोग बोलते थे बड़ा कमजोर है, मगर अंजना जी आज हमने 1 लाख अपने यहाँ क्वारंटाइन बेड्स तैयार कर रखे हैं। क्यों तैयार कर रखे हैं? इसलिए कर रखे, कभी ये महामारी बढ़ गई तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमने इसकी व्यवस्था करी है। तो हर जगह सबको ये करना चाहिए था, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सबको अपना करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है सबको जो कमियां हैं उस पर ध्यान दें और लड़ाई कम करें। अनिल विज साहब, आपके पास आते हुए यही शिकायत उनकी हरियाणा सरकार से भी है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार में मामले ज्यादा होने लगे तो उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया और कहा कि नहीं, दिल्ली से आ रहा है, इससे दिल्ली वालों को नहीं आने देंगे। अब दिल्ली वालों की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? हमने जो बॉर्डर सील किए वो एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार थी। एमएचए ने जब इंटर स्टेट मूवमेंट को बंद किया, हमने तब किए, और जब हमने बंद किए तब ये हमें उपदेश देते थे। पर उपदेश कुशल बहुत ही रहे, तो दूसरों को उपदेश देना। अब एमएचए ने कहा खोल दो तो हमने खोल दिए, परंतु जब एमएचए ने बंद करने के लिए कहा तो ये रोजाना खोलने के लिए ज्ञान बांटते थे। रोज कहते थे कि ये सारा देश ठीक है, इस प्रकार से किसी को बंद करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आम आदमी के आने जाने के लिए एमएचए ने कभी भी इजाजत नहीं दी। एमएचए ने केवल कुछ कैटेगरीज को इजाजत दी थी और उन कैटेगरीज को हम अलाउ भी कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने जब केंद्र ने कहा, क्योंकि इन्होंने तो उल्टा चलना है, इनको सीधा चलना आता नहीं है। इन्होंने जब केंद्र ने कहा बंद कर दो तो इन्होंने कहा खोल दो। अब केंद्र ने कहा है कि खोल दो सारी, उन्होंने कहा इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सारी मूवमेंट खोल दो, तो अब इन्होंने बंद कर दिए। इनका एक ही मकसद है, इन्होंने कुछ नहीं लेना दिल्ली की जनता के साथ। इनका एक ही मकसद है कि केंद्र सरकार के उल्टे चलना है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट चलना। लेकिन इनका ये कहना है सिद्धार्थ जी कि ये भेदभाव हो रहा है, केंद्र सरकार बाकी राज्यों को पैसे दे रही है, दिल्ली के साथ भेदभाव कर रही है, दिल्ली के पास इस वक्त पैसा नहीं है, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इसलिए कठिन वक्त पे ऐसा कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। और केसेस तो अब बढ़ रहे हैं ना, पीक कर रहे हैं, 1000-1500 दिल्ली में रोज बढ़ रहे हैं केसेस। सिद्धार्थ जी, पहले तो अंजना जी, मैं
अब तो मैं सरकार, इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी सरकार या मुख्यमंत्री की खुली आलोचना करूं। मैं प्रवक्ता भी रह चुका हूं, आप भी जानती हैं। मैं प्रवक्ता के जब रूप में था केंद्र में, तो मैंने बहुत देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हैं और क्या निकल जाते हैं। और मैंने एक दफे इस्तेमाल भी किया था स्पिट एंड रन, तो वो आज भी आदत छूटी नहीं है, उसमें समय लगता है छोड़ने में। तो आज भी वही चल रहा है और उनके प्रवक्ता या उनके मंत्री आज ही उस दिशा में चल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, कहीं ऑडिट करवा लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस प्रकार की कोई नीति केंद्र की तरफ से की नहीं गई है। सभी को बराबर जितना कोटा बनता है उन लोग को दिया गया है। आप वितरण ठीक से कर लेते, पीडीएस सिस्टम सही संभाल लेते, तो बहुत कठिनाइयां दूर हो जाती। ठीक है, आप दोनों से एक एक आखिरी सवाल करते हुए, जिसके बाद हम वापस जो दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ चर्चा पर जाएंगे। अनिल विज जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अब देखिए परिस्थितियां ऐसी है कि कोविड-19 को लेकर अब जंग अनलॉक 1 के साथ सबसे क्रिटिकल स्टेज में आया है, क्योंकि लॉकडाउन 4 जो 4 हमने देखे उनमें परिस्थितियां ऐसी थी कि हम नियंत्रण में रख पा रहे थे। अब ऐसे में जबरदस्त उछाल मामलों में आएगा, हर राज्य में आएगा जो परिस्थितियां बन रही हैं। दिल्ली भी उसी की शिकार है। ऐसी परिस्थितियों में अब जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो बॉर्डर सील कर रहे हैं, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, जैसे आपने सील किया था तो उन्होंने स्वीकारा, वैसे ही अगर वो सील कर लेंगे तो इसके आगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे आप? और वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इलाज बाहर वालों का होने दिया जाए या नहीं दिया जाए। इलाज पर भी उन्होंने दिल्ली वालों से मशवरा किया। ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात की किसी हालत में इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ वो हमेशा से कोई इनके द्वारा नहीं किया गया, कोई इन्होंने अस्पताल नहीं बनाए हैं। और अगर आप शुरुआती दिनों को याद करें, आजादी के बाद शुरुआती दिनों में तो हर चीज दिल्ली में ही बनी और उसका सारा देश फायदा उठाता था। अगर अस्पताल बना, अगर एम्स बना, दिल्ली में ही एम्स था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मरीज वहां पर आते थे। आज इनको क्या अधिकार है कहने का? आज ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर का आदमी आके यहाँ इलाज नहीं करवा सकता? दिल्ली के जितने अस्पताल हैं उन पर सारे हिंदुस्तान का अधिकार है, सारे हिंदुस्तान के लिए वो बने हैं। आज ये इस प्रकार की बात करके ये आम हिंदुस्तान से दिल्ली को अलग करके देखना चाहते हैं, जबकि एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल है। तो अगर दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल है तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दिल्ली के अस्पतालों पर सारे देश का अधिकार है, उसको किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। और मरीज तो कहीं का हो, उसको कोई किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे पास भी आ जाते हैं, पंजाब से आ जाते हैं, पंजाब हमारे साथ लगता है, बॉर्डर लगती है, हमारे अस्पतालों में पंजाब से आते हैं मरीज, हम उनको इलाज करते हैं, उनको ठीक करते हैं, ठीक करके उनके घर भेज कर आते हैं। और वहां पर भी हम इंटीमेट करते हैं कि अगर आसपास क्वारंटाइन करना है तो उसको वो करें। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि मुख्यमंत्री बन के ये कहे कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो केवल दिल्ली के लोगों के लिए हैं? और कोई मुख्यमंत्री तो कह भी सकता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली की जो भी सुविधाएं तैयार की गई, दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए, अनिल विज साहब अब तो कह दिया, वो सुझाव मांग रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? उन्होंने तो कह दिया सर। नहीं, सुझाव मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं, लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? हम इनकी सोच के भी खिलाफ हैं। हम जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। इस प्रकार की बातें समाज में लाने नहीं चाहिए, इस प्रकार की किसी भी सरकार को। हालांकि मैं मानता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये एक युद्ध चल रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय है। हमें सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक अदृश्य सूक्ष्म दुश्मन के साथ ने मानव जाति के ऊपर हमला किया है। उसने किसी एक प्रदेश या दूसरे प्रदेश, एक देश या दूसरे देश पर नहीं किया है, उसने संसार पर हमला किया है। हमें सबको मिलजुल कर ही इस दुश्मन से लड़ना है और जीतना है। लेकिन इस प्रकार की बातें करना कि केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही दिल्ली के अस्पताल बने हैं, इसको मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। ठीक है सिद्धार्थ जी, छोटा सा जवाब। निंदा तो आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली
जो अभी तमाम गाइडलाइंस हैं या जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और देश का संविधान है, उसके तहत अगर वो दिल्ली के हित में ये फैसला लें तो क्या कदम उठा सकते हैं? जरूरी नहीं है। दिल्ली का जो स्टेटस है वो फुल राजधानी का तो एक राज्य का तो नहीं है, उसमें और भी प्रावधान होंगे। मैं नहीं प्रावधान का मेरा ये मानना है, उसमें कुछ प्रावधान जरूर होंगे, मगर जैसे अनिल विज जी भी कह रहे थे और मैंने भी कहा था, आप किसी को भी रोक नहीं सकते इलाज के लिए। जैसे एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, अनेक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, वो सबके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, दिल्ली के अंदर है, हमारे रेलवे स्टेशन वहाँ पे हैं, बहुत ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कॉमन है सबके लिए है, तो उसको रोकना गलत होएगा। और अब उस पर क्या निर्णय होता है फाइनल मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे साथ भी 5-6 राज्यों के हैं। मध्य प्रदेश का राज्य जुड़ता है, झारखंड जुड़ता है, बिहार जुड़ता है, नेपाल तक ही जुड़ता है। हम इनको सील कर दें और बोले कि नहीं आप हमारे यहाँ नहीं आके इलाज नहीं कर सकते, ये तो गलत होएगा। मेडिकल ग्राउंड्स तो हम लोग को एमएचए के गाइडलाइंस के तहत भी अलाउड था, तो उसको तो रोकना गलत होएगा। तो मगर ये सोचने वाली बात है, और मेरे ख्याल से पूरा राज्य वो है नहीं, तो इतनी मनमानी उनकी शायद चलनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अनिल विज साहब और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। अब इसी का जवाब लेते हैं आपसे राघव चड्ढा जी। आपने दोनों ही राज्यों के मंत्रियों को सुना। देखिए सर, तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है कि कुछ दिनों के लिए बॉर्डर सील, उनका ये कहना है कि जब तक लॉकडाउन 4 चलता रहा, लॉकडाउन चलता रहा, आपने सील करने की बात नहीं की। अब जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है तब आप सील कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपका जवाब दोनों की ही बातों पर आप जी। तीन प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बैठ के अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। मुझे तीनों की बात का जवाब चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे उचित समय देंगी। पहली चीज तो ये बेहद हास्यास्पद है और दोहरे मापदंड इन दोनों प्रवक्ताओं के, मंत्रियों के सामने आ जाते हैं जब ये बड़े बड़ा ज्ञान आपके चैनल पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये ठीक काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि कल शाम को अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी की अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के डीएम ने कल रात को 10:30 बजे ऑर्डर जारी कर गाजियाबाद का बॉर्डर सील कर दिया। 31 मई 2020 रात का ऑर्डर डीएम का खुद गाजियाबाद के, जिसने पूरा बॉर्डर सील कर दिया। अब इस पे क्या कहना है इन लोगों को? नोएडा का बॉर्डर सील कर दिया, इस पर क्या कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार को? गुड़गांव का बॉर्डर आज भी हरियाणा सरकार ने नहीं खोला, आज भी बंद है, उस पर क्या कहना है हरियाणा के मंत्री को? आपके चैनल पर आकर ये सीधी सीधी राजनीति करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यदि आपके दिल में इतना दर्द है तो आपकी सरकारों ने अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो दिल्ली से बॉर्डर लग रहा है उसको क्यों नहीं खोला? केवल बयान देने आपने झूठी बातें करनी है। उसके बाद अभी क्या कहते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैंने सारी चीजें लिख ली हैं। कहते हैं कि 43% यूपी के जो केसेस हुए हैं उनका कनेक्शन दिल्ली से है और हमने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर ली है। अरे जब दिल्ली वाले आपको इतना संक्रमित कर रहे हैं, आपको इतनी नफरत है, आपको हमसे इतनी नफरत है, 43% लोगों को हमने संक्रमित कर दिया और 1 लाख बेड की आपने व्यवस्था कर ली, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो आपको खुश होना चाहिए कि बॉर्डर सील हो गया। साथ ही साथ अनिल विज जी जो बात कर रहे हैं मैं उनका भी जवाब दे दूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि सड़कें खुदवा कर हरियाणा के लोगों को गांव से बाहर ना निकलने दें तो वो हरियाणा के लोगों के हित की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे लॉकडाउन में एक व्यक्ति को बॉर्डर के पार नहीं जाने दिया, ये कहकर कि दिल्ली में संक्रमित हो जाओगे तो वो हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी यदि दिल्ली वालों का हित सोचते हुए अस्पताल में उनके लिए व्यवस्था बनाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी देशद्रोही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आज अरविंद केजरीवाल जी का धर्म दिल्ली वालों की रक्षा है, जवाब दीजिए दिल्ली वालों की रक्षा कर रहे हैं। और एक चीज सुन लीजिए अंजना जी, इससे पहले जब आप गौरव जी के पास जाएं, मैं फिर वही उदाहरण दोहराऊंगा। यदि दिल्ली में आग लगे, ठीक है, वो पूरा कर ले गौरव जी। देखिए आपके 2 मंत्रियों ने अभी बोला है, राघव जी को पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। गौरव जी पूरा टाइम दूंगी, राघव जी पूरा कर लीजिए। थोड़ा समय और दिया जाए, मैं अपनी बात रख लूं। मैं बड़ा स्पष्ट ही पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली में आग लगी है और भीषण आग लगी हुई है इस बीमारी की, उत्तर प्रदेश में आग लगी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी भीषण आग नहीं है, हरियाणा में इतनी भीषण आग नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली की भीषण आग को बुझाने के लिए दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड जाए तो वो अपने राज्य की
आग तो पहले बुझाएगी, उसके बाद जब आग बुझ जाएगी तो आपके राज्य में भी आकर आग बुझा देंगे, क्योंकि आपने व्यवस्था तो बनाई नहीं है। आपके पास तो फायर ब्रिगेड है नहीं आग बुझाने के लिए, हम वो भी दे देंगे, लेकिन पहले अपने यहाँ की आग तो बुझाने दीजिए हमें कम से कम, और राजनीति बंद करिए। इससे पहले अगली बार राघव जी देखिए, बोलिए पहले अपनी तरफ से बॉर्डर खोलें। आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर, एक सेकंड राघव जी, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ये गाड़ी कह के इसको मिक्स मत कीजिए। देखिए एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में एक जिंदगी के लिए तड़पता हुआ मरीज, कल्पना कीजिए कि सीमा से उसे लौटा दिया जाए, क्योंकि एम्स, आरएमएल और जितने सुपर स्पेशलिटी, जो मतलब एम्स को देश भर में बनाने की बड़ी कोशिशें हुई। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाइए, हम लोग तो रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, देखते हैं, किसी भी एम्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो राजधानी में है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप कल्पना कीजिए कि आप सीमा पर खड़े हैं और आपकी नजर के सामने किसी एम्बुलेंस में आते हुए व्यक्ति को बोला जाए कि नहीं, यहाँ पर तुमको यहाँ से लौटना पड़ेगा, तुम एम्स और आरएमएल में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। अनिल विज जी ने भी बोला, कल्पना कर रहे हैं, अनिल विज जी ने भी पूछा, ये किस तरह का स्टैंड है? मैं दे रहा हूँ, मैं उसी ये हर किसी का सवाल है, ये हर किसी का सवाल है। मैं इससे अंजना जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान रखते हुए आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही राज्य के अपने लोगों से, अपने चहेते मुख्यमंत्री, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि उनके मन में क्या है, फिर उचित फैसला लिया जाएगा। अभी कोई फैसला तो लिया नहीं है। अनिल विज जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी अपना सुझाव भेज सकते हैं, उनका वो भी सुझाव भेज दें। और जहां एक मिनट एम्स की बात पर, इसके बाद आप गौरव जी के पास जाइएगा, एम्स की बात पर, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल केंद्र द्वारा बनाए गए और केंद्र द्वारा चलाए गए अस्पताल देश के अन्य राज्यों में भी है। दिल्ली कोई इकलौता राज्य नहीं है। अन्य देखिए, सुन लीजिए, दिल्ली कोई इकलौता राज्य नहीं है जिसको केंद्र अस्पताल चलाता है। राघव जी, गौरव जी को बोलने दीजिए, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा सर। आर्मी के बड़े बड़े अस्पताल राघव जी, अब आप ठीक है। गौरव जी देखिए, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरा धर्म है कि मैं यहाँ के लोगों की रक्षा करूं। तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, वही हाल इनका है। कह रहे हैं अभी तो सुझाव ले रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आग लगी हुई है। आग लगी है दिल्ली में, वो सुझाव ले रहे हैं कि पहले सब जल जाने दो, फिर मैं आऊंगा बताऊंगा कैसे करना है। और यही इन्होंने आयुष्मान योजना के साथ किया था अंजना जी। हम लोग कह रहे थे लागू करो, कह रहे थे नहीं लागू करेंगे। मार्च में इस साल कहने लगे लागू करो, क्योंकि भाई हम क्यों खर्चा करें। अब आपको मैं इनकी बातों का विरोधाभास एक एक करके बताता हूँ। पहले लॉकडाउन और अनलॉकडाउन का फर्क जाने, पहले उत्तर प्रदेश और नोएडा का फर्क जाने। क्या पूरा उत्तर प्रदेश बंद हो गया बागियों के लिए? दूसरी बड़ी बात, सबसे अहम, मानवता कहाँ मर गई है अरविंद केजरीवाल जी की?